भारत वैश्विक परिदृश्य में कैसे खुद को मजबूत करेगा, जब एक तरीके से दुनिया की सुपर पावर जो लगभग 60% ट्रेड अपने डॉलर से कंट्रोल करती है, दुनिया की वो पावर जो ना चाहते हुए भी लोगों को भले ही ये लगे कि वो आज़ाद है, लेकिन उसने खुद ने पूरी दुनिया को अपने कमांड्स में बांटा हुआ है, अपनी मसल पावर दिखाने के लिए कि देखो मैं असल में पावर हूँ, मेरा जो वर्चस्व है, मेरी जो हेजेमनी है, उसे स्वीकार करो। पब्लिक के सामने इस वॉर के कारण एक तो यूएस हेजेमनी क्लियर हुई कि हाँ भाई सर्वोच्च वही है। टैरिफ रहे हों, वेनेजुएला इशू रहा हो, ये भी इशू रहा हो, हर जगह अगर अमेरिका को पसंद नहीं है तो आपको सर्वाइव करने का राइट नहीं है। ये उसने पिछले 2 साल में अमेरिका ने और अमेरिकी जो प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने क्लियर करवाया। लेकिन इससे परे, क्योंकि इसको जीते हुए दुनिया को काफ़ी साल हो गए हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही सब लोग ये देखते और समझते आ रहे हैं। पहले कहा जाता था कि ये बिहाइंड द सीन होता है, ट्रंप ने उस पर्दे को खोल दिया। लेकिन सर, इन सब के चलते पाकिस्तान का जिस तरह से उदय हुआ है ट्रंप के काल में या फिर वर्तमान जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में, भारत के लिए ये परिस्थिति कैसी है? मतलब क्या भारत का जियोपॉलिटिकल कद इससे गिरेगा? क्या भारत आने वाले समय में लोगों की नज़र में लाइटली लिया जाएगा, या भारत अभी वेट एंड वॉच करेगा कि चलो इन्हें फटने दो फिर हम यूज में आएंगे? क्या आपको क्या लगता है? जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछे अंकित जी, और अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं थोड़ा-सा उनके बारे में बात करूंगा। एक तो जो आपने कहा है, जो अमेरिका की ये जो हेजेमनी रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और मैं कहूंगा 1956 के बाद में जब स्विस क्राइसिस हुआ, उसके बाद ठीक है वो अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका बहुत ही अच्छा अहम रोल था, परंतु तब भी फ्रांस और यूके ये समझ रहे थे, जो हमारा भी अभी बहुत क्योंकि वो तो उनके तो एम्पायर्स थे उससे पहले, द्वितीय महायुद्ध विश्व युद्ध के पहले उनके एम्पायर्स थे, तो हमारा अभी भी रुतबा है, हमारा अभी भी वर्चस्व है जो चल सकता है। 1956 में आकर वो सब खत्म हो गया और अमेरिका ही एक बनकर रहा। परंतु उसके साथ साथ देखिए, अगर उसकी हेजेमनी थी तो उसकी जो पॉलिसीज थी काफ़ी हद तक लिबरल पॉलिसीज थी। रूल ऑफ लॉ पर था, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी थी, सॉवरेंटी थी, यूनाइटेड नेशंस को वहां पर क्रिएट किया गया था, डब्ल्यूटीओ को, मतलब उस समय गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, उसके बाद 1995 में आया डब्ल्यूटीओ वगैरह। परंतु ये है जो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, जैसे जिससे पूरी दुनिया का कायदा चलेगा। मतलब मैं इसमें ऐड करूं जी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि एक राजा ने अपना एम्पायर बनाया और उसने रूल तय किए जी, कि देखो मैं दुनिया में शांति बनाने के लिए यूएन बनाऊंगा, लेकिन उसमें सर्वे सर्वा मैं रहूंगा। दुनिया में पैसा देने के लिए मैं वर्ल्ड बैंक बनाऊंगा, लेकिन मेजर स्टेक मेरा होगा। कर्ज देने के लिए जो डेफिसिट में चल रहे हैं उनके लिए आईएमएफ बनाऊंगा, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रोल मेरा ही होगा। यूएन का मुख्यालय खुद बनाऊंगा। यानी कि राजा ने अपनी हेजिमोनी में अपने 4 चांद और वाहवाही के लगवाने के लिए, ताकि लोगों को यह ना लगे कि मैं रूल कर रहा हूं, उसके लिए उसने कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी। क्या मैं इस दिशा में सही जा रहा हूं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु देखिए एक चीज होती है बेनेवलेंट डिस्पॉट, बेनेवलेंट रूलर जो होता है। अब आप राजा अशोक को देख लीजिएगा। अब ठीक है, आप कह सकते हैं जो वहां पर उन्होंने कलिंग में युद्ध किया और वहां पर, परंतु अगर आज देखा जाए तो जब वो थे राजा, तो थे राजा का तो अस्तित्व वही होता है जो वो सभी के ऊपर, तो अब जिसको हम राम राज्य भी बोलते हैं, वहां पर भी एक राजा होता है, परंतु वो सभी का ख्याल रखता है, अपनी जनता का ख्याल। ये वाला इतनी एनालॉजी ठीक नहीं होगी अमेरिका के लिए, परंतु फिर भी ये सोचना होगा जो सभी के लिए, क्योंकि किसी के पास ऐसा वो नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था, ऐसी विकल्प नहीं था जो आप उसको चैलेंज कर पाए। और अगर मुझे मेरी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में, सॉवरेंटी में मुझे कोई वो दिक्कत नहीं होती है, मुझे दूसरे उसमें कंट्री में, मार्केट में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत मुझे एक्सेस हो जाती है। देखिए मैं ये कहूँगा, कानून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है? कानून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो वीक पार्टी कमजोर है, जो कमज़ोर है उसको चाहिए। अगर जो शक्तिशाली है, बलवान है, वो तो अपने आप, अगर कानून उसके मुताबिक नहीं है, वो उसको हटा के अपने आप कर लेगा। परंतु जो वीक स्टेट्स हैं उनको चाहिए कानून, और उनके लिए उन्होंने ये वाला पूरा जो विश्व का भी बना। इसीलिए देखिए, अगर आप इनकी इस बारी की डावोस की स्पीच देखते हैं मार्क कार्नी की, जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जो ये सब कुछ हो रहा था और वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, हाँ, और हम मिले हुए थे इनके साथ, बट नो मोर। अभी मेरे विचार से जो फिशर्स आए हैं, जो फॉल्ट लाइंस आई हैं, जो फ्रैक्चर्स आए हैं, मेरे विचार से इस युद्ध का, आपने क्योंकि इसका टाइटल अपने इसका जो हमें बताया था वो जियोपॉलिटिक्स में बताया था, तो अगर आप ये कहेंगे तो जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस युद्ध से। जो इनविंसिबिलिटी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका को मिली थी वेनेजुएला के बाद, एकदम ईरान के बाद एकदम छिन्न भिन्न हो गई है, तितर बितर हो गई है। जिसका वो इतना ऊंचे समझते थे, जो वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हालांकि अमेरिका ने बहुत गलती की है। आपने देखिए अफगानिस्तान में 20 साल वहां पर रहे और कैसे अपनी नाक कटवा कर वहां से निकले 2021 में 15 अगस्त को। ये बिल्कुल वही ऐसा हादसा था
जो आपने 1975 में देखा होगा वियतनाम में, जब ऊपर से हेलीकॉप्टर से लेकर अपने लोगों को, CIA के चीफ को लेकर वहां से निकले थे, ऐसा ही यहाँ भी हुआ। 31 अगस्त तक उन्हें निकलना था, उन्होंने कहा 15 अगस्त तक आप बाहर निकल जाइए 2021 में। तो इसीलिए उनकी बहुत मानहानि, मान क्षति हुई थी उस समय। परंतु जब 3 जनवरी को निकोलस मदुरो को ले गए और वहां पर डेल्सी रोड्रिगेज को रख दिया और सभी कुछ ठीक ठाक चलता रहा, तो उन्होंने कहा ये तो कमाल है, जो इनके पास इतने सारे चाइनीज वेपनरी थी, चाइनीज इंटेलिजेंस सिस्टम था, वो कुछ नहीं कर पाए वहां पर। तो इसीलिए उसका तो सितारा एकदम बुलंदी पर था। परंतु ईरान के बाद उसका सितारा बहुत ही नीचे हो गया है। और हालांकि ये जो आवाजें थी अमेरिका के विरुद्ध खड़े होने की, डाइवर्सिफाई करने की, और मैं भारत पर उसके बाद अभी आता हूं, पूरी दुनिया ने ये शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था नेटो इज ब्रेन डेड, नेटो का तो हम नहीं कर सकते। कुछ देश खड़े हुए, स्पेन उनके विरुद्ध खड़ा हुआ, कुछ और भी खड़े हुए, सभी नेटो के देशों ने कहा हम ईरान में आपके साथ नहीं आएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे। हालांकि आप कह सकते हैं जो जब कुछ युद्ध हुए तो उसमें नेटो उनके साथ नहीं गया, तो वो भी बात कर सकते हैं। परंतु नेटो के ऊपर जो आघात हुआ, जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप पर आघात हुआ, जो उन्होंने कहा यूरोप के जो देश हैं, जैसे उपराष्ट्रपति JD वैंस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जाकर कहते हैं जो आप तो आपका कल्चरल आप हनन कर रहे हैं, जब आप इमिग्रेंट्स को इतना आने दे रहे हैं, इमिग्रेंट्स को मत आने दीजिएगा अपने कल्चर को। और वो फिर JD वैंस कहते हैं जो आपको याद करना चाहिए, जब आप इंपीरियल पावर्स थे, जब आप कॉलोनियल पावर्स थे, और हम उसी को फिर से सपोर्ट करना। तो देखिए बात ऐसी है, जो अमेरिका की बहुत जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका वर्चस्व है, बहुत कम हुआ है इस युद्ध से। तो ये तो पहली बात है जो आपने कहा, जो इट इज अ कंटिन्यूएशन। मेरे विचार से वो कंटिन्यूएशन अपवर्ड्स नहीं है, वो कंटिन्यूएशन ये एक डिक्लाइन है, एक डेंट है ये है? एक डेंट तो है ही। हाँ, और बड़ा जबरदस्त उनके उसमें है। और आगे देखना होगा जो आगे की जो अमेरिकन सरकारें आती हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के बाद आती हैं, वो किस प्रकार की नीतियां। परंतु एक जो बॉटम लाइन मैं इसमें कहना चाहता हूं, सभी देशों ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो। भारत ने देखिए, अगर आप कितने सारे, हम ठीक है ट्रेड डील, ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे हैं हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम अमेरिका से व्यापार नहीं करेंगे, हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे, हम अमेरिका का मार्केट को इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनकी जो मिलिट्री सप्लाईज है वो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। परंतु कह रहे हैं जो हमारे ऑल एग्स विल नॉट बी इन वन बास्केट, इन द अमेरिकन बास्केट। जो हम इतना ज्यादा, जैसे यूरोप क्या कह रहा था, जो सिक्योरिटी आप हमें दीजिए, हम आराम से बैठे हैं, हम आपकी जो वेपनरी है वो खरीदते जाएंगे। दूसरे उनका था जो तेल एनर्जी रूस से मिल रही है बड़े आराम से, मार्केट हमको चीन में मिल रहा है, तो बड़े प्रसन्न। वो सभी जो उनके जो कैलकुलेशंस थी खत्म हो गई। और अमेरिका के साथ अब उन्होंने कहा है 2030 तक $850 बिलियन, और ये सब अमेरिका के साथ नहीं होगा, अपने आप अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। अब आपने दूसरी बात कही है पाकिस्तान के बारे में। देखिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान और भारत को जिसे कहा जाता है हाइफनेशन, बहुत पहले खत्म हो गया। जो दोनों को पहले 50 साल थे भारत की स्वतंत्रता के, आज़ादी के, कोई भी नेता, विश्व नेता अगर भारत आता था तो पाकिस्तान जाना उसका लाजमी था, एंड वाइस वर्सा। तो मतलब दोनों एक दो नजरिए से वो देखते थे। 2000 में क्या हुआ, मार्च 2000 में जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यहाँ पर आए, 5 दिन रहे भारत में, 5 शहरों में गए, पाकिस्तान में केवल एयरपोर्ट पर से एक टेलीवाइज्ड एड्रेस दिया और उनको कहा आतंकवाद को छोड़ दीजिए, आतंकवाद आपको सहायता नहीं करेगा। डीहाइफनेशन तब से शुरू हो गया है। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से करीब 4 गुना ज्यादा रही होगी, अब 11 गुना है। भारत G7 का मेंबर है, भारत मतलब हमेशा पिछले 6-7-8 साल से आप देख रहे हैं परमानेंट इन्वाइटी है। और यहाँ तक कि जब कनाडा के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं थे पिछले साल, आपको याद है, तब भी, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो मार्क कार्नी है उन्होंने कहा मैंने विश्व के नेताओं से बात की है और विश्व के नेता मुझे कह रहे हैं भारत का वहाँ पर होना बिल्कुल लाजमी है, बहुत जरूरी है। तो उनको बुलाया गया। G7 है, G20 है, वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। यहाँ पर ये क्या छोटा सा देश है, आतंकी देश है, तो उसको इट्स गॉट अ प्लेस इन द सन। हमें बाइनरीज में बात नहीं करनी चाहिए। वी आर फार अबव। यहाँ पर देखिए इकोनॉमी देखिए, स्टेबिलिटी देखिए, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखिए, जुडिशरी देखिए, मीडिया देखिए। कैन पाकिस्तान कंपेयर एनीथिंग विद यू? तो हमें अपने मस्तिष्क से, मेरे विचार से, ये सोच निकाल देनी चाहिए जो भारत के किसी भी तरीके से पाकिस्तान इज एन इक्वल और पाकिस्तान इज अ
चैलेंजर और कंपेटिटर, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है। भारत का कद कहीं ऊपर है। ये तो अब वो अपने को, जैसे मैंने बताया, जैसे जनरल साहब ने भी बताया, वो तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी में वो बहुत इतना प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपना वजूद हमेशा इसमें ही देखा है, जो हाउ कैन आई बी यूजफुल टू अ सुपर पावर और टू अ बिग पावर, और उससे मुझे थोड़ा पैसा मिलता जाए, जिससे कि मेरा जो घर की इकोनॉमी है थोड़ी वो ठीक